अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अभी फिर से आप लोगों को बताता हूँ कि जो बंदा पाकिस्तान में रहना चाहता है तो ठीक है, अगर नहीं तो बाहर की मुल्कों में अगर ख्वाहिशमंद होता है, कोई नेशनलिटी मिल जाए, मतलब कोई पासपोर्ट मिल जाए, तो फिर सुनो ये बात। मैंने 26 साल कतर में गुजारा। कतर आता है मिडल ईस्ट में। मिडल ईस्ट में बहुत कम लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है। जी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी मिल जाता है पासपोर्ट, मगर वहाँ पर भी शादी करोगे तब, या कोई बड़ी बिजनेस डालोगे तो कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर। आजकल लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी जा रहे हैं। वहाँ काम भी आसानी से मिल जाता है क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल है, बड़ी कंट्री है, काम भी मिल जाता है। लेकिन जो रूल के मुताबिक वहाँ पर चलेगा, अगर लीगल तरीके से। अगर इलीगल होगा तो वहाँ भी पुलिस पकड़ के आउट कर देंगे। फिर सारे मुल्कों में यही चाल है आजकल। अगर आप इलीगल पे बैठे हो तो आपकी जो है ना, कभी भी जो है ना पकड़ेंगे आपको, फिर वापस करेंगे अपने मुल्क की तरफ। डिपोर्ट का भी वो स्टाम्प मार देंगे, फिर दोबारा वो मुल्क में जाना मुश्किल हो जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी पासपोर्ट मिल जाता है, कोई बंदा अगर वहाँ पर टाइम गुजारे और कुछ पहचान हो तो। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी ये यूएसए की तरह बहुत वैल्यू है। बहुत सारे मुल्कों में ऑनरेबल है, बगैर वीज़े से जा सकते हो। वैसे ऑस्ट्रेलिया खुद ही एक बड़ा अच्छा मुल्क है, वहाँ भी कमाई है, तो वहाँ भी रह सकते हो। चलें इससे और आगे बात करेंगे। हाँ जी, मिडल ईस्ट में एक लॉटरी का हिसाब से लग जाता है। वो लॉटरी नहीं होता है जो विदड्रॉ होता है। लॉटरी बोले तो लाइफ का लॉटरी। अगर आपकी तकदीर में लिखा हुआ है तो आपको कोई बड़े लोगों के साथ पहचान हो जाएगा, फिर और लोग जाके सिफारिश करेंगे, तब आप लोगों को पासपोर्ट मिलने का 100 में 70% या 80% चांस हो जाएगा मिडल ईस्ट में। लेकिन आप लोग यूरोप में जाओगे तो 100 में 70-80% खुद अपने जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा दिन वहाँ रहोगे। जितना दिन वहाँ रहोगे, जितना साल रहोगे, तो फिर ये भी अकाउंट हो जाएगा वहाँ पर। जैसा आपने लंदन में 5 साल गुजारा तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ यूरोप की कुछ ऐसे मुल्क हैं जो 5 साल शायद ना भी हो, अगर आपने शादी किया वहाँ पर तो मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है पासपोर्ट का। अगर शादी नहीं किया, आप शादीशुदा है, आप सिर्फ काम करने के लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको मिल जाएगा। अगर 5-6 साल गुजारो, फिर अप्लाई करो, फिर भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, मिडल ईस्ट में जितना वक्त गुजारो, अगर कोई पहचान नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, चाहे आप 50 साल भी वहाँ पर गुजारो, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और फिर आखिर आप आ जाओगे अपने मुल्क में। अगर आपने यूँ समझ लो, आपने 4 पैसा जमा किया, मिडल ईस्ट में घर बनाया, ये तो था आपका लाइफ का जो है ना, लाइफ टाइम में सिर्फ घर बनाया, ठीक है। उसके बाद आपने एक क्या बोलते हैं, उसके बाद आपने जो है ना कुछ अपना खर्चा पानी निकाला। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद आपको जो है ना वहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको रिटायर कर देंगे वहाँ से। फिर आपको जो है ना एक कफ़ालत ढूंढना पड़ेगा जो वहाँ पर रहने के लिए। अगर कफ़ालत मिला तो आप लोगों को, अगर कफ़ालत मिला, फिर आप जो कफील बन जाता है वहाँ का अरबी, जब तक वो ज़िंदा है वो आपका कफ़ालत संभालेगा, अगर आप उसके साथ सही है। अगर आप उसके साथ थोड़ा सा गड़बड़ करेगा या झगड़ा करेगा या कुछ भी बातों में मसला हो गया तो फिर आपको पासपोर्ट तो छोड़ो, वहाँ रहने का मुश्किल है। दूसरी जानिब से अगर वो अरबाब उम्र से चला गया, दुनिया से चला गया मतलब ना, तो फिर उसकी बेटे जो है आपकी कफ़ालत लेना चाहें तब भी आप रह सकते हो। अगर आपका पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, ईरान का पासपोर्ट है, या इंडिया का या बांग्लादेश का, तो इस तरह आपका 60 साल उम्र के बाद भी आप वहाँ पर अगर कोई कफील मिल जाए तो रह सकते हो। वो भी आपको साल में जो है ना उसका अकामे का फीस भरना पड़ेगा। ये मत समझो कि आप वहाँ पर वतनी हो गया, नेशनलिटी हो गया, मिल गया, ऐसा नहीं है।
तो आप जितना देर तक रहोगे, अगर वो बोलेगा चलो मेरा जंगल में बागीचा में काम करो, तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो बोलेगा नहीं तो मुझे कुछ इधर छोटा मोटा काम है बस ये करो, नहीं तो मेरे साथ ही बैठो हमेशा मजलिस में गप्पे शप्पे मारो, तो ये सब उसकी हाथ में होगा। फिर आपको अगर ऐसे ही छोड़ देगा, बोलेगा जाओ आराम करो, किधर भी काम करना है, तो फिर मैं स्पॉन्सर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन 60 साल उम्र के बाद आपको जो है ना काम मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। 60 साल हो गया तो उस अरबी का घर में अगर खजूर मजूर का दरख्त है या कुछ भी है तो वो साफ़ करना पड़ेगा आपको। चलें, ये था ये मिडल ईस्ट का लाइफ। क्योंकि मैंने 26 साल गुजारा, मेरा भी यही हाल हो गया। मेरे को भी कोई पासपोर्ट अभी तक नहीं मिला वहाँ पर। हालांकि मैंने बड़े बड़े शेखों के साथ भी दोस्ती यारी किया था, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिला। अगर ये 26 साल मैं लंदन में गुजारता या अमेरिका में गुजारता या कनाडा में गुजारता, तो शायद 100 में 80% मुझे चांसेस था पासपोर्ट मिलने का। तो मेरा कहने का मतलब है, ये वीडियो बनाने का मतलब यही हो गया कि मिडल ईस्ट में जितना आपका अंदर दम है, 60 साल से पहले कमा रहे हो, कमा सकते हो। उसके बाद अगर आपका जॉब चला जाएगा, फिर आपको रिटायर कर देंगे, फिर आपको रिलीज़ देंगे कि जाके जो तनाजुल बोलते हैं अरबी में, रिलीज़ पेपर वो देंगे, तो अपने लिए स्पॉन्सर ढूंढो। स्पॉन्सर अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आपको लाजिम आना पड़ेगा पाकिस्तान में, अगर इंडिया में या बांग्लादेश में, किधर भी आपका नेशनलिटी है। दूसरी जानिब से बाकी यूरोप कंट्री में ऐसा नहीं है। यूरोप कंट्री में अगर आपका उम्र 60 साल भी हो गया तो आप रह सकते हो, क्योंकि वहाँ इतना पाबंदी नहीं है और पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाता है। अभी जैसा लोग जा रहे हैं पुर्तगाल में, स्पेन में, तो वहाँ जो है ना, अगर 3 किस्म का चांसेस है पासपोर्ट मिलने का। सबसे पहले अगर आप वहाँ पर कोई किसी फीमेल के साथ दोस्ती यारी हो गया तो उससे शादी किया, तो फिर उसका अगर रिलेशनशिप का पावरफुल ज़्यादा है तो वो भी पासपोर्ट करा के देगा आपको, मतलब पासपोर्ट मिलेगा। दूसरी जानिब से अगर आप वहाँ पर कोई बड़ी बिजनेस कर रहे हो, आपका मतलब कुछ दुकान वगैरह डाल रहे हो, कारोबार शुरू किया, तो गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ दे रहा है, तब भी आपको मिल जाता है पासपोर्ट। तीसरी जानिब से आपको अगर 2-3 साल गुजरने के बाद इंग्लिश बात करना आता है, फिर कुछ गोरे लोगों के साथ दोस्ती यारी अच्छा खासा होगा, तो वो लोग गवाह बनेंगे, सिफारिश करेंगे आपका, तो भी पासपोर्ट मिल जाता है। ये यूरोप का बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, मैंने यूरोप में भी सफ़र किया, मिडल ईस्ट में भी सफ़र किया, ट्रैवल किया, मतलब वहाँ भी गया था और यूरोप में भी गया था और ये एशिया की तरफ भी गया था। जापान में मैं आखिर में गया था। जापान में मैंने पूछा मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट खोलूँगा, तो मुझे बैंक अकाउंट खोलना है और मैं अपना जो डिपॉजिट पैसे हैं जो बाहर की, यहाँ लेके आना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि 3 रास्ता है, या आपका वाइफ यहाँ का होना चाहिए, या आप स्टूडेंट वीज़े पे आया होगा, या आपका वर्क परमिट वीज़ा होना चाहिए। बाकी टूरिस्ट वीज़े में आपको बैंक अकाउंट नहीं खोलने देंगे। ये था जापान का रूल। थाईलैंड में नहीं, थाईलैंड में एक बैंक है जो बैंकॉक बैंक बोलते हैं, बाकी बैंक नहीं देंगे। बाकी बैंक आपका पास साल का अकामा चाहिए, जो वर्क परमिट हो या वहाँ का रेजिस्टेंट हो, साल का वैलिड होना चाहिए, तब आपको अकाउंट मिलेगा थाईलैंड में। बाकी एक बैंक है बैंकॉक अकाउंट, बैंकॉक बैंक बोलते हैं। वो जो है ना, किसी भी अजनबी को अगर वहाँ पर जाके एम्बेसी से लेटर बनाओ, फिर आपका लोकेशन का जो एड्रेस है वो भी दे दो सही तरीके से, फिर आपका अमाउंट में थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए, ऐसा छोटा मोटा अमाउंट में ओपन नहीं होगा, थोड़ा मतलब सही पैसा होना चाहिए, तो आपको बैंक अकाउंट खोल देंगे वहाँ पर, चाहे आप टूरिस्ट में आ जाओ। ये था एशिया का। और जो पासपोर्ट का जो बात कर रहे हैं, पासपोर्ट का जापान तो इतना आसानी से नहीं देगा, चाहे आप शादी भी करो। 9 साल का जो है ना, उन्होंने रूल बना के रखा, 9 साल, शादी के बाद भी 9 साल होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और पॉइंट है, आपका पास जापानी लैंग्वेज भी सही तरीके से आना चाहिए, पढ़ना भी अच्छा खासा आना चाहिए। इस तरह जो है ना, अगर ये हो गया, तीनों चारों पॉइंट आपका सही हो गया, इसके बाद फिर वो लोग आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे। फिर जो है ना, नंबर बाय नंबर कभी आपका चांस लग जाए, उस टाइम पासपोर्ट मिल जाएगा। और जापान का पासपोर्ट इस वक्त दुनिया का 1 नंबर है। किसी भी कंट्री में जाओ, बगैर वीज़े पे किसी भी जगह में जाओ, सिर्फ कुछ रेस्ट्रिक्शन कंट्री हैं जो जापानी लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन लोगों का जान का खतरा है, तो उसके लिए वीज़ा चाहिए। अफ़गानिस्तान है, यमन है, सूमाल है, ऐसे मुल्क के लिए जापान को वीज़ा चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहते हैं कि मेरे पब्लिक क्यों जाना चाहता है वहाँ पर।
वहाँ मुल्क सेफ्टी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर वीज़ा लगाया। बाकी हर मुल्क में चले जाओ, चाहे स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, किधर भी जाओ आपको वीज़ा नहीं लगता है जापानी पासपोर्ट में, और इज़्ज़त भी ज़्यादा है। दूसरी जानिब, तीसरी जानिब, मैं सारे बातें आज शेयर करूँगा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें देखे होंगी ना। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, कुछ ऐसे कंट्रियां हैं जो एशिया में पड़ते हैं, उसका पासपोर्ट से भी आप कहीं और मुल्कों में जा सकते हो, जैसा लाओस है, कंबोडिया है। ये जल्दी पासपोर्ट दे देते हैं। अगर आपका वहाँ पर फैमिली है, शादी हो गया, 2 साल गुजरने के बाद ये लोग पासपोर्ट दे देंगे, अगर आपका थोड़ा सा लैंग्वेज भी आना चाहिए। बाकी ताइलैंड अभी इस वक्त नहीं दे रहे हैं। ताइलैंड ने सख्ती किया थोड़ा, क्योंकि ताइलैंड में बहुत सारे इंडियन लोगों को पासपोर्ट मिला, बंगाली को मिला होगा, तो इस वजह से ताइलैंड ने थोड़ा सख्ती किया। अभी ताइलैंड में अगर आप शादी करोगे तब भी ये नहीं समझो कि आपको पासपोर्ट मिलेगा इतना आसानी से। आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिजनेस डालना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है ना फैसिलिटीज़ देना पड़ेगा, तो बाद में जो है ना आपको बड़ी मुश्किल से ही पासपोर्ट मिलेगा ताइलैंड में। इंडोनेशिया का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया में मैं एक बार जा चुका हूँ, दो बार जा गया हूँ। इंडोनेशिया में भी अगर शादी करोगे तो शायद मिल जाएगा, बाकी तो आपको पता है वहाँ पर भी गुर्बत ज़्यादा है। फिलिपीन में मिल जाता है, अगर शादी किया आपका सिफारिश होना चाहिए, फिर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम गुजारना चाहिए वहाँ पर, फिलिपीन में मिल जाता है पासपोर्ट। उसके बाद फिलिपीन का पासपोर्ट फिर आप मिडिल ईस्ट की तरफ दौड़ोगे यही दुबई वगैरह की तरफ दौड़ोगे, तो इधर मतलब इतना आसानी से आ सकते हैं। बाकी मुल्कों में वीज़ा चाहिए फिलिपीन का पासपोर्ट को भी। तो जैसा ये जो ताकि कुछ इधर उधर दौड़ो फिर शायद हो जाएगा, वो भी तो बड़ी मुश्किल से। फिर आपको होटल का बुकिंग वो लोग चाहते हैं। ये कतर का रूल है। कतर में आप ऑनरेबल है, जा सकते हो, टिकट कतर एयरवेज का होना चाहिए, और सबसे महंगा फ्लाइट इस वक्त कतर एयरवेज है। अगर आप फिलेनास दुबई एयरलाइन से जाओगे तो आपको 80-90 हज़ार में कतर जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं। दूसरा मुल्कों में जैसा अभी आप फिलेनास में जा रहे हो तो आपको सऊदी जाना पड़ेगा। अगर आप सलाम एयरलाइन से में जाओगे तो 80-90 हज़ार में कतर जा सकते हो, लेकिन आपको मशक्क़त में रुक के जाना पड़ेगा। कतर एयरवेज डायरेक्ट जाता है, उसके लिए कम से कम 2.25 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया आपको चाहिए। ये था टिकट सिर्फ, और होटल का बुकिंग वहाँ पर, तब आप जा सकते हो, और जितना दिन होटल है उतना दिन बैठ सकते हो। ये कतर है बस। बाकी तो ये जो दूसरा जो मुल्क है जो पाकिस्तान के लिए इन्होंने डाल के रखे हैं ऑनरेबल, जो 33 कंट्रियाँ हैं, उसमें शायद 1-2 कंट्री ऐसी होंगी जिसकी पासपोर्ट का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी आलाना जल्दी आपको जो है ना, टूरिस्ट वीज़ा में जाओगे 10 दिन के लिए, इतना जल्दी आपको लड़की पसंद नहीं करते हैं, लड़की को भी टाइम चाहिए। बाकी मिडिल ईस्ट में तो मैंने बताया, इधर तो कोई उम्मीद नहीं रखो आजकल पासपोर्ट मिल जाए, कोई भी पासपोर्ट मिलने का चांस नहीं है। अगर किसी का बड़ा शेख सिफारिश करे तब मिल जाएगा, बाकी तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ भी ढेर लगा हुआ है लोगों का एप्लीकेशन का पासपोर्ट के लिए। अभी जैसे कतर के लिए अप्लाई करोगे पासपोर्ट, कतर में जो है ना, कतर में जाओगे तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे तो सवाल ही पैदा नहीं होगा आपको मिलेगा इतना आसानी से, क्योंकि वहाँ मैंने देखे 50-50 साल लोगों ने गुजारा, अरबी बात करना बिल्कुल बुलबुल, फिर भी उन लोगों को नहीं मिला। मेरे खुद की जान पहचान वाले हैं। अगर मिल जाता तो मुझे मिल जाता, 26 साल मैं गुजारा तो मुझे मिला नहीं, मिला ना, इस वजह से। हालांकि मैं वहाँ पर पेट्रोल का टैंकर भी चलाता था, पूरा कतर मैंने देखे। कतर का कोई ऐसा जगह नहीं है जो मैं नहीं गया पेट्रोल लेके। जेट्टी में गया, एयरपोर्ट में गया, बड़े बड़े कंपनियों में चला गया, मतलब मेरा जान पहचान भी बहुत थे, लेकिन इसके बाद भी पासपोर्ट का चांस नहीं है। दुबई में कुछ लोगों को पुराने ज़माने में मिल चुके हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा बलोचों को मिला हुआ है दुबई और बहरीन में, ईरानी और बलोचों को और यमनियों को। लेकिन अभी पॉपुलेशन दुनिया का बढ़ गया, खलीज में जो गल्फ़ कंट्री में भी आबादी बहुत ज़्यादा हो गया, और जॉब का फैसिलिटीज़ कम हो गया, लोगों का हालात ख़राब है वहाँ पर भी, तो लोग जो है ना पासपोर्ट मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिलता नहीं है। ज़माना गुजर गया। ये 1990 तक जो है ना लोगों को चांस था पासपोर्ट मिलने का। 1990 के बाद फिर अभी 30 साल ये गुजर गया, 34 साल। 1990 के बाद 2024 34 साल। मैं रूल नहीं बताता हूँ, लेकिन एशिया में अगर आपने शादी किया पाकिस्तान में या इंडिया में, तो फिर वहाँ जाके शादी करोगे तो लोग तहकीकात करेंगे पहले। अगर आप शादीशुदा है तो फिर मुश्किल है, आपको फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ याद रखो। अगर आप वाकई सिंगल है, वहाँ जाके कुछ कोशिश करो, कोई लड़की को पसंद आ गया, आप फिर शायद हो सकता है। ये था
कुछ बातें जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, क्योंकि मैं तो हर मुल्कों में जा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब भी देख लो आप लोग, क्योंकि बहुत सारी कंट्रियों में। बाकी फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐसे मुल्कों में शादी करोगे या 5 साल गुजारोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। अफ्रीका में कुछ कंट्रियां जल्दी दे देते हैं, लेकिन अफ्रीका में भी यही सिचुएशन है। कुछ ऐसे गरीब मुल्क हैं जहाँ पर खाना मिलना मुश्किल है, नौकरी मिलना मुश्किल है, जैसा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। और बांग्लादेश में भी आप लोगों ने देखा जो हालात है आप लोगों के सामने हैं। बाकी ऐसे जो गरीब मुल्क हैं जैसा यमन है, सूमाल है, लिबनान में भी हालात बहुत ख़राब है। ऐसे मुल्कों में मत जाओ, वहाँ का अगर नेशनलिटी मिल भी गया तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। बाकी ये क्या बोलते हैं दोस्तों, खलीज में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है कुवैत में। सबसे ज़्यादा गर्मी जो गल्फ़ कंट्री में होता है वो भी कुवैत में। उसके बाद फिर ये दुबई वगैरह जो होते हैं इसमें भी गर्मी ज़्यादा है। सऊदीया में कुछ इलाके में गर्मी होता है और कुछ इलाके में मौसम ऐसा पाकिस्तान की तरह होता है। और ओमान में भी इस तरह है। मशकत वगैरह जो है ना बहुत गर्म है, और सलाला वगैरह थोड़ा सा अच्छा है, मतलब वहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा है। लोग जो लोग दूर नहीं जाना चाहते हैं मिडल ईस्ट से, तो फिर वो लोग जाते हैं पिकनिक करने के लिए, मतलब जो ये गर्मियों का छुट्टी होता है ना स्कूल का, तो उसमें वो लोग सलाला वगैरह की तरफ जाते हैं बाई रोड। लेकिन आजकल वहाँ भी जाने आने के लिए तो आपको पता है कितना चेक पॉइंट है, और वीज़ा वगैरह भी होना चाहिए अगर आप अजनबी हैं, अगर बाई रोड जाना चाहोगे। अगर बाई हेयर जाओगे तो आपके पास सिर्फ मशकत का वीज़ा होना चाहिए। अगर आप कतर में है या दुबई में है तो मशकत का वीज़ा होगा, तो फिर आप वहाँ से बाई रोड सलाला भी जा सकते हो या बाई हेयर भी जा सकते हो सलाला। तो सलाला मतलब एक घूमने का जगह है, वो भी ग्रीन है, पहाड़ी इलाका है। ये गर्मियों में मिडल ईस्ट में यही पिकनिक पॉइंट है जो लोग जाते हैं। बाकी आजकल थाईलैंड में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड वालों ने तो कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ दिया जो टूरिज़म के लिए, मतलब उन्होंने अच्छे अच्छे जगह बने हैं। जैसा मैं गया था ना ये पाई वगैरह की तरफ, यहाँ पर मौसम भी अच्छा होता है और अक्सर बारिश होता है। बारिश होने की वजह से वो मुल्क अच्छा है, वहाँ पर डस्टिंग नहीं है, वहाँ पर सुकून है, और ये क्राइम वगैरह भी नहीं है, चोरी डाका वगैरह भी नहीं होता है। तो वहाँ जो है ना अच्छा है घूमने के लिए। बाकी सुना है कि मलेशिया में थोड़ा सा चोरी मोरी का केस मैंने सुना है कि वहाँ पर चोरी वगैरह होता है मलेशिया में। बाकी सिंगापुर में तो सख्ती ज़्यादा है। सिंगापुर में अगर आपने एक बार थूका भी तो समझो आपका जेब का जितना पैसा है वो सब जाएंगे गवर्नमेंट का जुर्माना भरने में, और आपको जेल भी हो सकता है। सिंगापुर बहुत स्ट्रिक्ट है। सिंगापुर में सीधा आदमी चल सकता है, टेढ़ा पेढ़ा आदमी नहीं चल सकता है। सिंगापुर इतना स्ट्रिक्ट है। बाकी यूरोप में जाओगे तो यूरोप में महंगाई बहुत है। यूरोप में अगर आप एक घर भी लोगे तो आपको मतलब 100 यूरो रात में रहोगे, या 50 यूरो, यूँ समझ लो। सबसे सबसे सस्ता 40 यूरो। 40 यूरो भी इस वक्त कितना बनते हैं पाकिस्तान में। थाईलैंड में आप उधर एक दिन रहोगे तो थाईलैंड में एक हफ्ता रहोगे, यही 40 यूरो में। मतलब इतना सस्ता घर थाईलैंड मिल सकता है। तो आजकल मिडिल ईस्ट वाले भी जो है ना ज़्यादा थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं घूमने के लिए। मैंने खुद देखा, गर्मी जब छुट्टी होता है ना, ज़्यादा जो लोग जाते हैं थाईलैंड की तरफ। जितने बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो लंदन की तरफ जाते हैं। लंदन में क्या फ़ायदा होता है, लंदन में सबसे अच्छा मौसम होता है। गर्मी के टाइम भी वहाँ पर ठंडी होता है, हालांकि ये बाकू में भी ठंडी होता है। गर्मी में मैं गया था जून जुलाई में, जो यहाँ पर गर्मी है सख्त, और बाकू में मौसम अच्छा है, ठंडा है, कोट पहन के मैं घूम रहा था। बाकू थोड़ा सस्ता भी है और अच्छा भी है। लेकिन बाकू में जाओगे तो आप दोस्त 3 4 5 आदमी मिल के जाओ तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। अगर अकेला जाओगे तो आपके लिए 3 दिन 4 दिन के अंदर आप बोर हो जाओगे। ये होता है। तुर्की में अगर आप अकेला भी जाओगे तो आप लोकेशन बदली करो, सिटी बदली करो। जैसा कि आप 2 दिन इस्तांबुल में रहा, 2 दिन फिर अंतालिया में जाओ। इस तरह आप 10-12 दिन तुर्की में रह सकते हो। अगर ज़्यादा रहना चाहोगी तो रह सकते हो। तुर्की भी इतना महंगा नहीं है, थाईलैंड की तरह मतलब सस्ता है। बाकी लंदन में सबसे ज़्यादा महंगाई है। लंदन में आप एक घटिया कमरा भी ले लो तो आपको जो है ना 180 पाउंड 70 पाउंड इस तरह लग जाता है। सिर्फ रात में रहो, सुबह वहाँ से निकलो, पैसे हड़प। इस तरह होता है लंदन में। और लंदन में क्या घूमोगे, लंदन में आप जाएगा किधर भी जो है ना घर वगैरह बनी है अरबियों, क्या नाम है, गोरे लोगों का। और शॉपिंग मॉल भी इतना मुझे खास नहीं दिख रहा था। इतने बड़े बड़े मॉल नहीं है जितना ये थाईलैंड वगैरह में है। और दूसरा एक बड़ा मॉल देखा मैंने, वाइट सिटी। वहाँ भी मैं गया था, इलेक्ट्रिक का शॉप ढूंढ रहा था मैं बोला चलो इलेक्ट्रिक का शॉप देखता हूँ, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक का सामान मिल जाए। तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक का सामान जो है ना, शॉप इतना छोटा सा था। मॉल तो बहुत बड़ा था लेकिन इलेक्ट्रिक का शॉप जो होता है वो छोटा था, तो मज़ा नहीं आया मुझे भी।
और बाहर निकलो, बारिश ही बारिश, ठंडा है, हवा लगता है, आपको यूँ ठंडी में भाग इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। बस में बैठो, लाल बसों में जाके इधर उधर ट्रैवल करो, वहाँ पर स्काई व्यू भी दिखाते हैं, जो बस के ऊपर बैठो ना, जो आसमान देखो, मतलब वो टूरिज़म बस। तो इस तरह गली गलियों में जाता है बस, वही बस बिल्डिंग, इस तरह बिल्डिंग, उस तरह बिल्डिंग। एक गार्डन है जो खूबसूरत है, जो मैं गया था, वो कोएन गार्डन बोलते हैं उधर। दियाना का भी वहाँ पर कुछ मेरे ख्याल में घर वगैरह थे शायद। तो लंदन को इसलिए मानते हैं कि लंदन जो है ना, सबसे पहले वाला मुल्क के जो दुनिया में राज करता था बरतानिया। दूसरी जानब से इसकी इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पर इंग्लिश साफ बात करते हैं। जैसा दूसरा फ्रांस में जाएगा तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा मिलेंगे, इंग्लिश कम कर बात करने में थोड़ा सा दुश्वारी होता है ना। इंग्लिश बात करते हैं लेकिन वो फ्रेंची स्टाइल से बात करते हैं। सबसे अच्छा इंग्लिश बात करना ये यूके में है। यूके जो है ना, दुनिया का सबसे मेन मुल्क है जो अंग्रेज़ी बात सही चलता है। बाकी स्कॉटलैंड में चले जाओ, दूसरे जगह में चले जाओ, वहाँ भी आप जो है ना, सिर्फ ये गोरे लोगों का घर देखोगे। उसके बाद नीचे रोड है, गाड़ियाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, इस तरह बसों में बैठ के दौड़ फोड़ करो, मगर पैसा बेअंदाज आपका जाता है। कोई चीज़ भी खरीदो तो उसके लिए भी महंगाई है। कोई सैंडविच खरीदो भी 5 पाउंड 6 पाउंड इस तरह लग जाता है। तो दोस्तों, पाउंड भी तो बहुत महंगे होते हैं, आपको पता है। पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा बन जाता है ना। तो ये वीडियो का बनाने का मतलब है, जो बंदा मिडिल ईस्ट में गुजार रहा है, उसका आखिरी हैंड फिर अपना मुल्क में है, पासपोर्ट मिलेगा नहीं। अगर कोई कफ़ील मिल गया या कोई अरबी का स्पॉन्सरी हो गया तो आप रह सकते हो, लेकिन ज़्यादा बुढ़ा हो जाने के बाद तो फिर पाकिस्तान में क्या, दुनिया से चले जाओगे ना फिर आप। 70-80 साल के बाद आप यहाँ पाकिस्तान में आओ या ना आओ। मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जो ईरानी पासपोर्ट में थे, और लोगों का पूरा उम्र कतर में चला गया, बुढ़ा हो गया, फिर किसी शेख ने उसका स्पॉन्सरी ले लिया। शेख अभी तक जिंदा है लेकिन वो बुढ़ा मर गया, मगर फिर उसको वहीं दफन कर दिया, फिर उसका मुल्क में कोई पहचान नहीं है। इस तरह भी होते हैं। बाकी जो बंदा अगर एशिया में जाए पासपोर्ट हासिल करने के लिए, यही तरीका बताया, कोई शादी करें। शादी भी ताइलैंड वगैरह में जल्दी हो सकता है, अगर किसी गर्लफ्रेंड के साथ आपका सही दोस्ती हो गया तो शादी में। लेकिन ताइलैंड जो है पासपोर्ट नहीं देते हैं जल्दी से। वियतनाम दे रहा है, कंबोडिया दे रहा है, लाओस दे रहा है। इन मुल्कों का पासपोर्ट आप लेके जाओ, फिर आपको कुछ ज़्यादा जो है ना रेंज मिल जाता है। जैसा आपके पास वियतनामीज पासपोर्ट है, आप रशिया बगैर वीज़े पे जा सकते हो। कुछ ऐसे कंट्रियां हैं जहाँ पर बगैर वीज़े में आप जा सकते हो। वियतनाम का पासपोर्ट है या लाओस का पासपोर्ट है। जैसा कि आप सिंगापुर जाना चाहोगे तो बगैर वीज़े पे जाओ, थाईलैंड जाना चाहोगे तो बगैर वीज़े पे जाओ, फिलिपीन जाना चाहोगे तो बगैर वीज़े पे जाओ। मतलब इसका मतलब है कि पाकिस्तान की पासपोर्ट से उसका रेंज ज़्यादा है। अगर इस तरह करोगे तो भी आसानी से पासपोर्ट मिल सकता है, लेकिन बशर्त आप शादी करो, नहीं तो वहाँ पर 5 साल का अच्छा खासा बिजनेस खोलो तो फिर अप्लाई कर सकते हो। ये लाओस वगैरह में। थाईलैंड में सख्ती है थोड़ा भी। थाईलैंड में कम से कम आपका पास, हाँ, अगर कोई ऐसी लड़की के साथ शादी हुआ जिसका कोई बड़ी पहचान है बड़े लोगों के साथ, फिर तो आपका सर भी कढ़ाई में है, 5 उंगली घी में है, समझो मिल जाएगा फिर आपको आसानी से, अगर वो लड़की का पावर है। अगर वो लड़की गरीब है तो सारे बोझ आप खुद ही उठा रहे हो, तो फिर पासपोर्ट भी आप खुद ही उठाओ खुद ही अप्लाई करो, मतलब ज़माना गुजर जाए। इस तरह होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। कुछ बातें मैंने शेयर किया। जो लोग का आप देखते हैं यार बाहर जाओ, बाहर जाने के लिए ये होता है कि अगर मिडिल ईस्ट में आप पासपोर्ट लेने के लिए जा रहे हो या यही उम्मीद करने के लिए जा रहे हो तो फिर भूल जाओ। लेकिन एशिया में जाओगे तो इसी तरह मैंने बताया, तरक्की मतलब इस तरह तरीका है। बाकी यूरोप में अगर आपका वीज़ा लग गया, अगर यूरोप में आप जाओगे तो सबसे पहले यही कोशिश करो, अगर आप सिंगल है तो वहाँ किसी लड़की से सही खासा अच्छा खासा दोस्ती यारी करो। फिर अगर वो लड़की आपके साथ सही है तो फिर आप शादी करो। अगर वो लड़की आपको तकलीफ़ दे रहा है तो शादी करेगा तो फिर आपका समझो कब्रिस्तान वही पक्का है फिर फिर आपको इधर भी जाने नहीं देगा, उधर भी जीने मरने तक जो है ना तकलीफ़ देगा आपको। ये भी हो सकता है। अच्छा, अभी ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। मैंने ये कुछ बातें आप लोगों से शेयर किया जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक, शायद कुछ बातें गलत भी हो, क्या भरोसा। अगर सही हुआ तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। कोशिश करो यार, इसको थोड़ा सा दोस्त लोगों के साथ शेयर भी करो। इंशाल्लाह कुछ घंटे बाकी हैं, ये अगर मोनेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं कुछ कंट्रियों में ट्रैवल करूँगा इंशाल्लाह।
फिर जितना मालूमात जो मैं वहाँ पर हासिल करूँगा वो आप लोगों तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। ये मेरा इंशाल्लाह कोशिश हो जाएगा। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो। मर गया तो मर गया, मर गया तो खलास। ना रहे यूट्यूब, ना रहे बाँस, ना रहे बाँसुरी। ये हो गया ना। चलें दोस्तों, अभी ये मालूमात तो मैंने आप लोगों को दे दिया। 1-2 महीने के बाद फिर मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर कुछ मालूमात हो जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग अब सब अपना ख्याल रखो। ज़िंदगी जो है ना एक ना अहम चीज़ होता है जो इंसान को एक ही बार मिलता है, रोड की तरह। एक रोड होता है ना वन वे, जो सिर्फ जाने का होता है, वापस रिटर्न नहीं आने का होता है। इस तरह ज़िंदगी भी होता है, सिर्फ जाने का है। जैसा आप बचपन में बच्चा था, फिर जवान हो जाओगे, फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद फिर आपको रिटर्न नहीं आने का है, वही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी को सबसे अहम चीज़ समझो और अपना ख्याल करो, सेहत का भी ख्याल करो, और नशा वगैरह भी नहीं करो, बड़े लोगों का एहतराम भी करो, सारी दुनिया का इज़्ज़त भी करो। जब सारी दुनिया का आप इज़्ज़त करेगा तो आपका इज़्ज़त खुद ही खुद बन जाएगा। बाकी सेहत का भी जो यही हवाले है ना, आप अगर अपना नशा मिशा नहीं करोगे तो अपने आप को बचा सकते हो। नशा करोगे तो आपका घर का सामान वगैरह सब सेल करोगे, उसके बाद तबाही का तबाही, जो पैसे ख़त्म हो जाएंगे। बाकी खुदा हाफिज़। सब ख्याल करो अपना। अगर वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर शेयर कीजिए। सलाम अलैकुम।